Today's topic is how to attempt question in examination paper. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इट इज एन आर्ट. इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन ओनली एंड ओनली वन फैक्टर. उस फैक्टर को बताने से पहले एक स्टूडेंट ने 10 सवालों के जवाब दिए और फेल हो गया. क्यों? उसके 10 सवाल और जवाब देखते हैं. पहला सवाल था कि टीपू सुल्तान किस लड़ाई में शहीद हुआ. वो जवाब लिखता है अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई में. क्वेश्चन नंबर 2, ऐलान आजादी पर दस्तखत कहां हुए. वो कहता है जहां पे सिग्नेचर लिखा होता है वहां हो. तीसरा सवाल, तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है. वो कहता है शादी. ना शादी होगी ना तलाक होगी. चौथा सवाल, दरिया सिंध कहां बहता है. तो जमीन पर. पांचवा, 8 लोगों में 3 आम किस तरह बराबर तकसीम करें. कहता मिल्क शेक बना कर. छठा, 10 तक का जुमला बनाओ. वो कहता है मेरे छोटे भाई को 10 तक गिनती आती है. 7th क्वेश्चन, मदर टंग क्या है. वो कहता है बहुत लंबी, हर वक्त डांट डपट करने वाली, हर काम में टंग अड़ाने वाली. 8वां सवाल, इमरान खान को वर्ल्ड कप जीतने पर कहां तमगा पहनाया गया. कहता गले में. 9वां क्वेश्चन, साइंस के बारे में, सितारे और सियारे में क्या फर्क है. तो जवाब देता है कि सितारे में 2 नुक्ते ऊपर आते हैं और सियारे में 2 नुक्ते नीचे आते हैं. हा. नंबर 10 क्वेश्चन, एटम क्या है. जवाब देता है आइटम एक सॉन्ग है जो फिल्म की जान होता है, जैसे 30 मार खां फिल्म में शीला की जवानी. एग्जामिनर गेव 0 मार्क्स आउट ऑफ 10. वाई? इसको हम देखते हैं. जब भी क्वेश्चन पेपर आता है तो कई लड़के स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको फटाफट पढ़ के लिखना शुरू कर देते हैं. नो, दिस इज नॉट द वे. जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, और देखना क्या होता है क्वेश्चन में कि डिमांड ऑफ एग्जामिनर क्या है. एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. बड़ी जरबल मिसल है, सवाल गंदम जवाब चना. नो, इसने जो किया क्वेश्चन को समझना कि एग्जामिनर इस सवाल में से क्या जवाब मांग रहा है. अपना जवाब नहीं देना, जो एग्जामिनर मांग रहा है डिमांड ऑफ एग्जामिनर देखनी है. तो डिमांड ऑफ एग्जामिनर इज द नट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. वो उसका पिवटल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट. तो डिमांड ऑफ एग्जामिनर कैसे मालूम होती है. डिमांड ऑफ एग्जामिनर मालूम करने के लिए 3 तरीके. नंबर 1, क्वेश्चन के आगे लिखा होता है मार्क्स. मार्क्स बताते हैं कि एग्जामिनर के जहन में क्या बात चल रही है, उसकी डिमांड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा व्हाट इज एन एटम. आगे लिख दिया 2 मार्क्स. एवरीबॉडी नोज कि डेफिनेशन का 1 नंबर होता है और एग्जाम्पल का हाफ नंबर होता है, और हमेशा 2 एग्जाम्पल्स देनी होती हैं, हाफ प्लस हाफ 1. तो 2 मार्क्स हैं, तो क्लियर पता लग रहा है डिमांड ऑफ एग्जामिनर कि डेफिनेशन के 1 नंबर और एग्जाम्पल का 1 नंबर है. व्हाट इज एन एटम से क्या बता. फिर कहते हैं एग्जामिनर व्हाट इज एन एटम, आगे लिखा है 4 मार्क्स. अब समझ आ रही है कि डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो 2 नंबरों की है, 2 एग्जाम्पल हैं आधे आधे नंबर की.
एक हो गया, डेफिनेशन का एक हो गया। तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन अमूमन 2 नंबर की होती है। इसमें एक्सप्लेनेशन वो मांग रहा है, क्वेश्चन में उसने नहीं लिखी, ठीक है। देन वो कहता है व्हाट इज एन एटम, आगे लिखता है 10 मार्क्स फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है डेफिनेशन भी आप देंगे 1 नंबर की, 2 एग्जाम्पल देंगे 1 नंबर की, एक्सप्लेनेशन देंगे 2 नंबर की, और डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के हमेशा 2 नंबर होते हैं, एक डायग्राम बनाने के, एक डायग्राम को लेबल करने के। फिर प्रॉपर्टीज देंगे, प्रॉपर्टीज फिर आधे नंबर की होती, प्रॉपर्टीज फिर कम से कम 4 प्रॉपर्टीज देंगे, और फिर कोई एटम की हिस्ट्री वगैरह भी बयान करेंगे कि कहां से सफर शुरू हुआ और कहां पे एटम। तो आप नंबर देखें 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे हो गए। तो हमने मार्क्स से अंदाजा लगाया कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है। तो पहला जो इसका पिलर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन का, और डिमांड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ examiner, that is assessed from the marks written in front of the question. Is it clear? Now come to the second point. Second point is the wording of question. अल्फाज जो क्वेश्चन में पे लिखे होते हैं, अल्फाज से पता चलता है। There is a famous 7 WH questions. ये जर्नलिज्म की टर्म है, पुलिस में भी आ गई है, दूसरी जगहों पे आ गई है। किसी वाक्य की तमाम कंप्लीट्स लेने के लिए ये 7 W's, पहले 5 W's थे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब 2 और ऐड किए हुए, हाउ एंड हाउ मच, इसलिए H लगा दिए। ये 7 क्वेश्चंस होते हैं जो किसी चीज को मुकम्मल तौर पे घेर लेते हैं, उसमें सारी डिटेल्स उसकी आ जाती। जर्नलिज्म इसी के ऊपर बेस करती। मसलन पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान किसने बनाया, हु क्रिएटेड। इसमें क्या है, हु। फौरन डिमांड समझ आ रही है कि जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उसके मुतालिक पूछा जा रहा है। तो साइंसेस में हम देख लेते हैं, तो क्या होगा, हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। तो गैलीलियो ने डिस्कवर किया। पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग पाकिस्तान। इसमें जोर व्हाट पे, वर्ड्स देखने कि वो क्या एग्जामिनर बना, व्हाट आर द पर्पस, कि क्यों बना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पूछते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड, व्हाट इज एटम, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। अक्सर ये व्हाट चलता है, ठीक है। पाकिस्तान कब बना, No, he is asking about when Pakistan was created. आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं when hot water funnel is used, कि किसी प्रोसेस के स्टेप्स के अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स में है, वहां एक स्टेज आती है जहां हॉट वाटर फनल यूज करते हैं। तो उसमें पूछता है कि when hot water funnel is used, तो आपने वो स्टेज बतानी है जिसमें प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन हो जाती और वो जो उसकी नेक है वो ब्लॉक हो जाती। तो ऐसी चीजों के लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, हॉट वाटर फनल। पाकिस्तान कहां बना, वेयर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। हाँ जी, वेयर, पाकिस्तान कहां बना। हजरत मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बर-ए-सग़ीर के अंदर पहला शख्स मुसलमान हो गया तो पाकिस्तान बन गया। दैट वॉज वेयर, वो लम्हा था जब पाकिस्तान बन गया। केमिस्ट्री में आप क्या पूछते हैं, वेयर लाइज न्यूट्रॉन इन एन एटम। लोकेशन पूछते हैं, लोकेशन भी पूछ सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जाहिर है अगर मैंने तो टाइम के मुतालिक बताया वेयर, और अगर उसके मुतालिक बताया जाए लोकेशन के मुतालिक, तो जाहिर है दिस सब कॉन्टिनेंट पे बना है, वे यहीं पे बना है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों बनाया, क्यों, क्या पड़ी हुई थी, रहते हिंदुओं के साथ। वाई पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, इसको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम थे, ये था, दैट वॉज कल्चरल डिफरेंस, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, स्पेंगलर्स की थ्योरी के तहत। जरा मुश्किल हो जाएगी आप लिखे ऊपर। पाकिस्तान कैसे बन गया, हाउ पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड, ये किमें बन गया जनाब, आ जाना ऐसा
सीधे एनएस तो आपको बताना पड़ेगा इसके पीछे क्या होगी वजह। दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। फिर वो वर्ल्ड वॉर के इवेंट आपको बताना पड़ेगा कि लाइबिलिटी बन गया था ये खिता ब्रिटिश के लिए। पहले तो यहाँ से चीज़ें मिल रही थी, आप पैसे लग रहे थे, तो यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस आ चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनली आ चुकी थी। 1992, फिर 1909 का एक्ट, फिर 1919 का एक्ट, फिर 1935 का एक्ट। आहिस्ता 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 अटानमी की तरफ जाना शुरू हो गए, अवेयरनेस आ गई, मजबूर हो। देन पाकिस्तान बनाने में कितनी मुश्किल, हाँ, हाउ का केमिस्ट्री मैंने बताया। हाउ फ्लूटेड पेपर अंडरगोज रैपिड फिल्ट्रेशन। फ्लूटेड पेपर कैसे करता है, अब वहां पे हाउ आ जाएगा। पाकिस्तान बनाने में कितनी मुश्किलात पेश आई। हाउ मच डिफिकल्टीज वी हैव टू फेस इन क्रिएटिंग पाकिस्तान। तो आपको बताने पड़ेंगे, ये हुआ, ब्रिटिश का था, उधर से इंडियन का, हिंदुओं का मसला था, स्ट्रगल, ठीक है, सॉरी आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन हमारा इस वक्त सवाल समझने के ऊपर जोर है। तो केमिस्ट्री में क्या कहेंगे, हाउ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चंस में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर उसकी वर्डिंग क्या है। व्हाट इज वर्डिंग से ये जो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, इससे आपको पता लगेगा कि वो एग्जामिनर की डिमांड क्या है। इज इट क्लियर? जब डिमांड ये वर्डिंग से देखनी है, गौर से पढ़ना है। फिर तीसरी चीज आ जाती है टोन। टोन जो है ये उसी वक्त आप समझ सकते हैं जब आप पास्ट पेपर्स 10 साल के पढ़े। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक ही आदमी को एक ही सवाल करता हूं, इधर आओ, ठीक है, तो मैं कहता हूं इधर आओ, मैं नॉर्मल, तो मैं कहता यार इधर आओ, अब क्या है, रिक्वेस्ट है, इजाजत है, इधर आओ। सेम वर्ड लेकिन तीनों का मीनिंग क्या है, डिफरेंट। मसलन एग्जामिनर कैसे पूछते हैं, जब वो पूछे गुस्से में, नॉर्मल पूछे तो क्या कहेगा, एक्सप्लेन स्टोइकियोमेट्री, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका मतलब बस नॉर्मल सी बात कर रहा है। लेकिन जब कहेगा व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल, तो मतलब मुक्के ने मूड वो ठीक है। या फिर कभी बड़ी प्यार से डिफाइन एटॉमिक मास एंड गिव 2 एग्जांपल्स, ये आज यार, ठीक है। तो इसलिए जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें बार बार देखेंगे ये लफ्ज, ये जो व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हाउ मच, ये सारे जो हैं ये उसकी टोन को यहां से भी पता चलता है, ये उसको स्ट्रेंथन करते हैं। फिर उसकी वर्डिंग के मीनिंग्स जो है उससे पता चलती है टोन, कि वो कितना एम्फेटिकली किस चीज पे जोर दे रहे हैं। एम्फेटिकली जोर देना होता है। तो फॉलो 3 पॉइंट्स, मार्क्स, वर्डिंग एंड टोन, टू नो द डिमांड ऑफ एग्जामिनर। क्योंकि जो वो चाहता है उसको वो देंगे एग्जामिनर को तो वो खुश होगा, तो फिर वो नंबर देगा। नहीं तो वो बड़े आराम से अंडे शंडे रखे होते हैं एग्जामिनर्स ने देने के लिए, जैसे इसको मिले थे। हाँ जी, वो मैं जो भूल गया था किताब का नाम, तो वो मैंने जाके आप लेकर आया हूँ। तो बड़ी उलझन होती है कि जब आप किताब का नाम भी भूल जाए। तो ये है सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और इसने लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें यही बात बताई गई है कि जो 2 सिविलाइजेशन है वो इकट्ठी मिलकर नहीं रह सकती। तो कोई नहीं, इंसान भूलता रहता है। इट्स नो पॉइंट ऑफ वरी इफ यू फॉरगेट। The more you study, the more you know. The more you know, the more you forget. The more you forget, the less you know. The less you forget, the more you know. How? Is it amazing? Anyhow, back to our topic. तो अब हुआ क्या? Why examiner awarded 0 marks to this student? जवाब तो बड़े अच्छे थे। इसके जवाबों में आपको एक चीज नजर आएगी, ही इज इंटेलिजेंट मैन, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन इसने गलती क्या की? इसने गलती वही की
कि इसने सवाल के जवाब जो है उसकी डिमांड को नहीं समझा, बल्कि आपने मस्ती में बैठा हुआ था तो इंटेलिजेंट था, तो एग्जामिनर को इतनी लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, जो दिल में आया, जो इसको समझ आई इसने वही बोल दी। आपने जो समझ आया वो नहीं लिखना, जो एग्जामिनर मांगे उसको वो देना है, जो एग्जामिनर की डिमांड है उसको फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल क्या था कि टीपू सुल्तान किस लड़ाई में शहीद हुआ। एवरीबॉडी नोज कि ये 4th एंग्लो मैसूर वार थी, 1799 में हुई, ठीक है, और उसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए। और वो तो ये तो कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई में ज़ाहिर है जो भी होगा आखिरी लड़ाई होगा। वो तो पूछ रहा है कि उस वार का नाम बताओ, डिमांड उसकी क्या है, किस लड़ाई में, नेम द बैटल, ठीक है। तो 4th एंग्लो मैसूर वार थी, वार नहीं कहना चाहिए, सॉरी, बैटल कह लेना चाहिए। वार और बैटल में फर्क होता है, वार जरा बड़ी होती है और बैटल जरा छोटी है, छोटी झड़प हो तो उसको बैटल कह देते हैं। वैसे है तो इम्पैक्ट के हिसाब से तो बहुत ही, उसके बाद तो उन्होंने तबाहियां मचा दी ना, यानी 1799 का मतलब 1800, ठीक है, और 1803 के अंदर दिल्ली फतह हो गया और 1849 के अंदर पंजाब फतह हो गया। और उस दिन उसने गोरे ने कहा था कि जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई कि अब हमें हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए कोई बंदा नहीं रोक सकता। एनीहो, ऐलाने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये ब्रिटिश पर दस्तखत कहाँ हुए, इसका मतलब ये है कि वेयर दिस डॉक्यूमेंट वाज साइंड, वेयर कहां, वेयर, जो मैंने यहां पहले बताया था, बोर्ड साफ कर दिए, वेयर, ये यूनाइटेड किंगडम में बादशाह था जॉर्ज शशम, ठीक है, और उसने ये साइन किए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको कर दिया था। फिर 18 जुलाई 1947 को उसकी रॉयल एसेंट इसको मिला था। तो ज़ाहिर है उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने ही डिक्लेरेशन साइन करना था इंडिपेंडेंस का, ठीक है। अच्छा, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है, ठीक है, अब साफ पता चल रहा है ये क्या। अच्छा, ये बंदा क्या जी, बंदे के मरने की वजह क्या है, और जी पैदाइश, पेट खराब होने की वजह, और रोटी ना खाओ जी। यानी अपसर्ड आंसर है, आपको अच्छे तो लगे होंगे लेकिन अपसर्ड आंसर है वो। अब जो रिसर्च हुई है तो जो डाइवोर्स है उसमें क्या, उसकी जो मेन रीजन उन्होंने बताई है कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनका जो मिजाज है, उनका जो टेम्परामेंट है और जो उनका एटीट्यूड है, उसमें इनकम्पैटिबिलिटी इस लेवल पे बढ़ जाए कि वो एक दूसरे के साथ ना रह सकें। और दूसरी शर्त यह है कि वो अपनी टेम्परामेंट और अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने पे तैयार ना हो, यानी लैक ऑफ पेशेंस है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस है। और एक वजह वैसे यहाँ भी आम जॉइंट फैमिली सिस्टम, चूँकि हमारे यहाँ वो जो फैमिलीज होती हैं वो, तो ये 3-4 बेसिक रीजंस हैं, ठीक है। दरियाए सिंध कहाँ बहता है, अल्लाह को पूछो, कहता है ज़मीन पे बहता है। दरिया फरात कहाँ पे बहता है, ज़मीन पे बहता है। चनाब कहाँ पे बहता है, ज़मीन पे बहता है। ये तो कोई जवाब ना हुआ, ठीक है। दरियाए सिंध, ये दरियाए सिंध है, ये शुरू होता है तिब्बत से, हिमालय से, मानसरूर झील है वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होकर लद्दाख के रीजन से खुंजराब पास के प्री, जब लास्ट ईयर हम खुंजराब पास गए तो तुमने देखा था वहाँ जब शुरू हो रहा था तो सफ़ेद एक लाइन थी और इतनी मोटी लाइन थी, ऊपर से मैं देख रहा था इतनी मोटी बर्फ़ आ रही है। तो मैंने कहा यार ये दरिया सिंध है जिसने आगे जाके धाड़ें मारनी है। उससे मुझे एक सबक भी मिला कि जब स्टार्टअप करते हैं तो अब एक बहुत गैर मामूली सी लाइन होती, लेकिन जब चलते रहते हैं 1800 मील जब सफ़र तय करते हैं, पहाड़ों से पत्थरों से टकरे मारते हैं, मैदानों से आते हैं, दरख्तों से लड़ते हैं, तो फिर आप शेर दरिया बनते हैं। रज़ा अली आब्दी ने किताब लिखी है शेर दरिया, पढ़ने वाली किताब है, पूरा उसने सफ़र लिखा है। शुक्र है नाम याद आ गया, नहीं तो मुझे वो किताब ला के भी आपको दिखानी पड़नी थी, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका जो 1800 किलोमीटर का फासला है उसमें से 1800 माइल का जो फासला है उसमें से 1100 माइल अटक तक जो है ऑलमोस्ट ये पहाड़ी इलाका है, और जो 700 माइल्स हैं वो इंडस प्लेन है। इंडस प्लेन पंजाब और सिंध में है। मिठन कोट से ऊपर अपर इंडस प्लेन कहलाता है, मिठन कोट से नीचे लोअर इंडस प्लेन कहलाता है,
ठीक है, तो इंडस प्लेन पे भी बहता है और पहाड़ों पे बहता है। ये इसका जवाब था। वो कहता है जमीन पे बहता है। ठीक है, ठीक है। 8 लोगों में मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 8 लोगों में 3 आम किस तरह बराबर तकसीम करें मिल्क शेक बनाकर। ठीक है, और भी उसका जवाब वो इस तरह मौके से दिए जा सकते हैं कि 8 आमों को उगा दें तो फिर जो दरख्त लगेंगे, ठीक है, उससे मिलजुल के किसी ना किसी स्टेज पे तो 8 पे तकसीम हो जाएंगे ना। लेकिन नहीं, एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा था? एग्जामिनर कह रहा था कि 3 आम हैं, उसकी इतनी काशें बने, 3 आम की कितनी काशें बने जो कि 8 पे डिवाइड हो जाएं। 3 को 2 से ज़रब दो तो 6, 8 पे नहीं डिवाइड हो रहा। 3 को 4 से ज़रब दो 12, 8 पे नहीं डिवाइड हो रहा। 3 की अगर 5 पे ज़रब दो 15, 8 पे नहीं डिवाइड हो रहा। 7 पे दो 21, 8 पे नहीं डिवाइड हो रहा। तो फिर आपको 8 से ज़रब दी तो क्या हो गया? 24। 24 अब 8 पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब 3 काश, इस तरह के सवालों को इस तरह से टैकल करते हैं कि उसकी 8 काशें बनाए, 24 काशें यानी पीसेज होंगे, 24 पीसेज होंगे तो ये 8 पे डिवाइड आ जाएंगे, हर आदमी को 3 पीस मिलेंगे। दिस वाज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर। वो मिल्क शेक बना के पवा रहे। ठीक है, एनीहो, मदर टंग क्या है? ठीक है, अब जाहिर है माएँ जो हैं वो हर वक्त बोलना पड़ता है, उन्होंने तरबियत करनी होती। ठीक है, उन्होंने हर वक्त आपको डांट डपट करनी होती, समझाना था ये ना करें, ये करें, ये ना करें, ये करें। हर मदर यही करती, क्योंकि बेसिक जो ट्रेनिंग है उसी ने देनी होती। तो मदर टंग इसीलिए मदर टंग है, फादर टंग भी कहते हैं। फादर टंग क्यों कहते हैं और मदर टंग कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मदर टंग का मतलब ये होता है कि वो जुबान जो माँ बोल रही होती है, जो माँ आपके साथ बोलती है, जब माँ बोलती है वही उसी जुबान से कल्चर आता है, उसी से मैनर्स आते हैं, उसी से आपकी जो खानदानी बैकग्राउंड है वो आपके अंदर एंटर होती है। इसलिए माँ की गुर्बत में रहते हैं। बाप तो उधर काम पे खेतों में चला जाएगा, कोई पहाड़ों पे चला जाएगा, कोई नौकरी पे चला जाएगा, कोई मुल्क से बाहर चला जाएगा। ठीक है, माँ है जो ये लाजमी है कि बच्चे ने माँ के साथ ही सोना है, बैठना है, उसी ने सिखाना है, तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। इसलिए वो जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसको फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, मदर लैंग्वेज भी कहते हैं, तो वो होती है। वैसे फादर लैंग्वेज कब यूज होता है? फादर लैंग्वेज अमूमन उसको यूज करते हैं जब मदर और फादर, जैसे अब हमारा डिफरेंस है, मतलब मैं पंजाबी हूँ और वो थोड़ा, ठीक है, वो शी इज़ पख्तून। तो अब ये है कि फिर ये है कि जो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो फादर लैंग्वेज है वो पंजाबी है, ठीक है, और मदर लैंग्वेज वो पश्तो है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बात समझ आ गई। मदर टंग ओ की कहना जी, वो अपनी माँ की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है जी, हर मदर यही काम करती है। शी टॉक्स टू मच, बहुत लंबी का मतलब टॉक्स टू मच, और रेप्रीमांड ऑन एवरी एक्शन। ठीक है, और बच्चे गलतियां ज़्यादा करते हैं, वो माँ सिखाती रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपने समझ जाते हैं। इमरान खान को वर्ल्ड कप जीतने में तमगा कहाँ पहनाया गया? तमगा तो गले में पहनाया जाता है। तो दैट वाज द 1992 द गोल्डन ईयर। उस ईयर के अंदर पाकिस्तान वाज सो लकी टू विन 4 वर्ल्ड कप्स। हॉकी का वर्ल्ड कप हमारे पास था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमारे पास था, और स्नूकर का वर्ल्ड कप हमारे पास था, और चौथी फिर भूल गए थे, चौथा उसका था स्क्वाश का। वी हैव गॉट 4 वर्ल्ड कप्स, ये गोल्डन। तो ये 23 मार्च का दिन था। 23 मार्च में खुद इसलिए रखा हुआ है कि 25 मार्च समझ आ जाती, 23 मार्च फ़ौरन याद हो जाता है। तो 23 मार्च के 2 दिन बाद, ठीक है, 25 मार्च को MCG, दुनिया का सबसे, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, 1 लाख आदमी वहाँ पे मैच देख सकता है, और उसकी बाउंड्री भी कोई 90 मीटर की। छक्का मारने के लिए भी बंदा 4-5 भैंसों को दूध पिया हो तब भी बंदा छक्का मारता है। ठीक है, MCG मेलबोर्न के अंदर। तो ये पूछा जा रहा था, वो कहना जी गले में पहनाएगा, चलो उसकी भी बात ठीक है। सितारे और स्यारे में क्या फ़र्क है? सितारे को इंग्लिश में कहते हैं स्टार, और स्यारे को कहते हैं प्लैनेट। ठीक है, उन्हें नुक्ते उत्ते थले कर दिए। ठीक है जी, तो स्टार जो होता है, वो एग्जामिनर क्या चाह रहा था कि स्टार इज द बिग वन। स्टार जैसे सूरज क्या है? स्टार है। इसके इर्द प्लैनेट जो होती हैं वो बड़ी बॉडीज हैं जो किसी स्टार के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। जैसे हमारे 9 प्लैनेट थे, अब आजकल 8 कहते हैं। मैंने तो 10वां भी डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, बाद में चाइनीज़ ने कर लिया। तो बिग होता है, अपनी लाइट होती है, चूंकि फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है।
हाइड्रोजन जो है 1 सेकंड के अंदर 616 मिलियन टन हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है 612 मिलियन टन हीलियम के अंदर। 4 मिलियन टन जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। E = mc² का फार्मूला लगाया, अंदाजा लगाने की कितनी लाइट निकल रही है। तो सन डे बाय डे सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंकिंग। बहुत पहले जब मैंने पढ़ा था एक किताब में, क्वेश्चनएयर उसका नाम है, कि सूर्य से रोशनी निकलने की वजह क्या है, श्रिंकिंग ऑफ सन। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार सिकुड़ने से, कपड़ा सुखेड़ने तो उसमें एनर्जी निकलती है। तो जब मैंने ये इक्वेशन पढ़ी, डॉक्टर एम इकराम कश्मीरी जो हैं उन्होंने ये सारा हमें पढ़ाया, तो मैं उस वक्त बहुत ही हैरान हुआ कि वाकईतन यानी 616 मिलियन टन 1 सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है 612 मिलियन टन में। 4 बिलियन टन जो है वो मैटर जो है कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं। ठीक है जी। तो होता है, इसके प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट छोटे होते हैं, ठीक है, अर्थ प्लैनेट है, वीनस है, मार्स वगैरह, ठीक है जी। हाँ जी, एटम क्या है? वो एटम पूछ रहे, वो कहना आइटम, एटम और आइटम उसने बात जवाब दी। आइटम उसको कहते हैं, आइटम सॉन्ग वो होता है जो जिसका प्लॉट के साथ तल्लक नहीं होता, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, वो समझो फिल्म के थंबनेल है, उससे पता चलता है कि फिल्म में क्या है, पब्लिसिटी के लिए होता है, ठीक है। तो जान होता है। और ये भी बात उसने ठीक की कि शीला की जवानी को 34 मिलियन इसके व्यूज थे यूट्यूब पे। तो अब उसकी सवाल के पीछे हम टीचर क्या करते हैं, हम टीचर देखते हैं कि जो जवाब दिया गया है वो स्टूडेंट किसकी सोच क्या है। अब जब टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जिसमें सब्सक्रिप्शन हुई है, 146 मिलियन सब्सक्राइबर है, 146, इतने सब्सक्राइबर किसी और चैनल को नहीं है, दैट इज सॉन्ग चैनल। और उसके एडवर्टाइजमेंट आती है फिल्मों वगैरह की, ठीक है। तो उस हिसाब से, हालांकि सीधी उसने बात की थी कि एटम क्या है और उसकी मिसाल दें। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली जनरली एंड टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सो इन today's topic we have just touched one point of how to attempt questions in examination paper, that is the understanding of the demand of the examiner, कि examiner demand क्या कर रहा है। intelligent था, demand of examiner नहीं fill की, तो 10/10 से 0 हो गया। I hope you will watch it and practice on it. Thank you for paying attention.